बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में सोच लें कि हमने कुछ बेहतरी के लिए करनी है, तो यकीन माने इन छोटी चीज़ों से आप बहुत बड़े लेवल पर बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। सो प्लान कीजिए अपने लिए कुछ अच्छा करने का, दूसरों के लिए कुछ करने का। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें राइट ट्रैक पर जाना शुरू हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। खबरें भी होंगी, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसकी टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा, महंगाई से परेशान आवाम को बिजली का एक और झटका। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपये महंगा। वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड का दौरा, एक भी टीचर मौजूद ना होने पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। खबरें आप जान चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा, अब तो इस्तेमाल कम हो गया है, अब ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? अब इसकी रीज़न क्या है? कुछ पसे पर्दा मुहर्रिकात, हर महीने इजाफा, हर महीने बल्कि 15 दिन बाद इजाफा। अवाम परेशान है और ये चीज़ें समझने से भी कासिर है कि आया ये किया क्यों जा रहा है। बहुत सारे लोग तो अब ये भी डिस्कस करें कि प्लान करके सिर्फ बाकी अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। आमिर भाई, अच्छा, मुझे ये समझ नहीं है इससे मौसम का क्या ताल्लुक है? इस्तेमाल कम होना शुरू हो जाता है ना। इससे क्या है? तो आप इस्तेमाल कम करेंगे, बिल कम आ जाएगा। वो आपको लाखों रुपए बिल नहीं आएगा, आपको हज़ारों में चला जाएगा बिल। लेकिन बिजली की कीमत का ताल्लुक जो है वो आपके फ्यूल प्राइसेस से है, क्योंकि आप बाहर से फ्यूल मंगाते हैं, आप बाहर से मंगवाते हैं, फर्नेस ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, उसके साथ इसका ताल्लुक है। दूसरा, मुझे आज की लीड पे भी इत्तेफाक नहीं है कि नाउम्मीद जो है वो हो जाए और उम्मीद की तमाम वो उन्होंने लिखा जी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। 16 को है हियरिंग इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस काजी फायज़ के सामने केस है और वो ये इसी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से है कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे प्लान किया जाता है। किस तरह से आप फ्यूल के प्राइसेस आप हर 15 दिन के बाद देते हैं और आप ये प्राइसेस आप 6 माह के लिए दे रहे हैं। इसमें खैर समाही लिखा है, समाही नहीं शशमाही है ये। 6 माह के लिए, यानी अभी से 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक 2024 तक के लिए ये 3 रुपये 28 पैसे जो इजाफा है वो किया जा रहा है। और ये जुल्म है, और जुल्म इसलिए भी है कि इनके अपने अफसरान जो हैं वो याशी कर रहे हैं। आज ही की खबर, कल की खबर है कि वज़ीर आज़म काकर साहब ने जो है वो मुफ्त बिजली वाली जो समरी है उसको मुस्तरद कर दिया। देखिए, एक ऐसा बंदा जो इलेक्शन कराने के लिए आया, जिसका मैंडेट 90 दिन का है, वो अलाउ कर रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो मौजा करो, सीधी बात। 700 यूनिट तक उनको मिलते हैं। बादशाह सलामत मौजा करो। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये है, मैं अभी वो देख भी रहा था, मैंने खैर उसको अपने ट्विटर पर और फेसबुक पर भी शेयर कर दिया कि ज़्यादातर मुलाजमीन बिजली हमसायों को बेचते हैं। ये है चोरी बिजली। आपका 700 यूनिट तो नहीं लगना ना सर्दी में, अब आप खुद कह रहे थे। करेंगे क्या? 200 यूनिट वो इस्तेमाल करेंगे, 500 यूनिट जो है बेच देंगे। बड़ा सिंपल है। जबरदस्त। उस 500 यूनिट को, ये बिजली चोरी है। हाँ, ऑब्वियसली बिजली चोरी है। तो ये इनके अपने एहलकार, इनके सरकारी मुलाजमीन और काकर साहब जो हैं वो इसकी इजाज़त दे रहे हैं कि जी आप जितनी चाहे बिजली मर्जी लें और चोरी करके आप बेचते रहें। पैसा जो है मैं इन अवाम की जेब में से निकलवा लूँगा। ये 3 रुपये 28 पैसे वही है जो हमारी जेब से निकलेगा। 140 अरब रुपया कमाएगा, लगाएगा कहाँ पे? क्या कोई नया डैम बन रहा है? नहीं। क्या कोई आपने नए मुलाजमीन की बहुत बड़ी भर्ती की है? नहीं। क्या आपने बिजली की इंस्टॉलेशंस को बदल दिया है? नहीं। क्या आपने ग्रिड स्टेशंस नए बनाए हैं? नहीं। क्या आपने रेलवे को बिजली का तरसीली निज़ाम दे दिया कि ताकि ट्रेनें जो हैं फ्यूल पे न चलें, बिजली पे चल जाए? नहीं। हर बात का जवाब आपको नहीं में मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि ये 140 अरब रुपया जो आप आवाम की जेब में से निकालेंगे ये किसकी पॉकेट में जाएगा? इसका जवाब हमें काकर साहब से चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जी राव साहब, देखिए, जब भी इत्तेफाक की बात है कि हर हफ्ते इस तरह की खबर लाजमी आती है कि कभी सरचार्ज कीमत में
बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, कभी बुनियादी टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है और कभी 328 अरब की बात आती है, कभी 400 अरब की बात आती है, कभी 500 अरब की, और आज 146 अरब की बात है कि 146 अरब का जो बोझ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यानी जिनके घर में सिर्फ लाइट, पंखा, फ्रिज भी नहीं है, 100 यूनिट उन्हीं के बनेगा। अब उनको भी 328 रुपये महाना, 328 रुपये 14 पैसे उनको भी अदा करना पड़ेंगे इस नए जो बिजली के जो हैवी वोल्टेज लगा लोगों को, जो बिजली बम गिराया गया। तो ये बजाय इसके कि अपना हाउस इन ऑर्डर करते, बजाय इसके कि जो रिपोर्ट्स गई इनके पास, बिल्कुल आमिर भाई की बात को मैं भी सेकंड करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मुलाजमिन हैं जिनके पास 700 से 1200 यूनिट्स इनको मिलते हैं और उसके बाद उन्होंने सब मीटर्स लगवा कर अपने हमसायों को ये बिजली जो है वो दी होती है, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो है वो ना तो, बल्कि वो भी पूरा यूज़ नहीं होते, कहीं पर वो भी पूरा यूज़ नहीं होते। और इसका सारा जो खमियाजा है, सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आम शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फिर उन्हीं पर ये जब डिवाइड होता है तो 146 अरब रुपया ऑब्वियसली ये निकाल रहे हैं। और 14 अरब रुपये की इजाफ़ी वसूली की भी खबर इसी में ही है कि इजाफ़ी वसूली भी होगी 14 अरब रुपये की। तो अब कितना के पैसा इनको चाहिए, और हर माह अब आप देखें कि बिजली की कीमतों में इजाफा सिर्फ घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा नहीं करता, ये आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो अभी सोलराइजेशन पे नहीं गया, बहुत सारे चले भी गए हैं, इनसे छुटकारा हासिल कर चुके हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं आपके जहाँ पर 500-500 हज़ार ये छोटी इंडस्ट्रीज़, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर 100-100, 200 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके घरों के चूल्हे इन्हीं कारखानों से जल रहे हैं। ये बोझ उन पर भी पड़ा है। और फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। 550 अरब में बार बार ये जिक्र मुझे करना पड़ता है कि इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे वो, और वो ये बता रहे थे कि तकरीबन 1200 से 1300 अरब रुपए की लीकेज है जो बिजली चोरी है। और आपका क्या ख्याल है, वो लीकेज जो है वो पूरी नहीं करती, वो लीकेज इसी तरह से पूरी होती है कि उसको उस लोड को डिवाइड कर दिया जाता है। जिस तरह से लेस्को का जो 30 to 35% जो यूनिट्स हैं वो चोरी होते हैं, और फिर वो लेस्को जो ओवर बिलिंग की आपको शिकायत आती हैं इसी वजह से आती हैं, किसी ना किसी सरचार्ज की मद में वो लोगों से चार्ज कर लिए जाते हैं। और ये रीत बड़ी पुरानी है, इसको दुनिया, हमारे हमसाए तरक्की कर रहे हैं और हमारे यहाँ देखिए कि हम किस डगर पर चल रहे हैं कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर ही नहीं कर सके आज तक। वो होगा भी नहीं। अब मुझे सिर्फ आमिर भाई ये पूछना है कि डिस्कोर्स के जो सीईओज हैं, डिस्कोर्स के जो सीईओज हैं उनकी तनख्वाहें देख लें आप, और आप कहेंगे कि पता नहीं ये चांद पर नौकरी कर रहे हैं। इतनी तनख्वाह वहीं स्पेस में जाके मिल सकती है, इतनी तनख्वाह आप अंदाज़ा लगाएं। और उसके अलावा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो अलग से, वो अलग। और आप आवाम को उसके बदले में दे क्या रही हैं, किस तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं, सारा बोझ आप आम सारिफीन पे डाल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी मौजों में। सवाल ये है कि ये सिलसिला इसी तरह किसी ना किसी मद में आगे भी चलता रहेगा, आवाम पे इसी तरह बोझ, क्या ये सर्दियों का सारा सीज़न भी इसी तरह से आवाम भुगतेगी, सुकून नहीं आएगा? ये पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्कोर्स वाला जो मामला है ये इसको दोबारा से वापडा सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, ये डिस्कोर्स ख़त्म करनी चाहिए। ये इन्होंने एक अलग से लूट मार मचाई हुई है अपनी। ठीक कहा उसने कि सीईओज़ के पैसे भी हैं, उसमें बाकी लोगों के पैसे हैं। देखें पिछले 1-1.5 माह से 30-35 रुपये डॉलर नीचे आया। आज का नया रेट जो है अब जो इंटरबैंक है वो 185 रुपये है, यानी कहाँ ये 213-214 रुपये पे कर रहा था, ट्रेड हो रहा था, कहाँ ये कम होके 285 पे आ गया और इसने मज़ीद नीचे जाना है। इस रेट पर डॉलर जब नीचे जा रहा है तो आप 6 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, आपको पता है कि आपको अब कम अदायगियाँ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। इसके बावजूद आप ये 303 रुपये 28 पैसे जो हैं ये आप डालकर 146 रुपये निकाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर वापडा वाला सिस्टम था, उसी को रहना चाहिए था। ये डिस्कोर्स बना के हमने नई लूट मार, जो कि सीईओज हैं उनको मालिक समझा जाता है। इस मुल्क के साथ जो सबसे अच्छा, बड़ा, ना ये प्राइवेटाइज है, ना ये सरकारी है, ना किसी के कहने में आते हैं, ना किसी के सुनने में आते हैं। पहली बात तो ये गई थी कि तरसील बेहतर हो, नहीं होगी ना, कंज्यूमर्स को सहूलत दी जाए, और नहीं होगी जब तक इसलिए की गई थी। जब लेकिन आप देख लें इनको किसी के अंडर नहीं लेके, देखें इनको जो पंजाब में डिस्कोज हैं लाए उनको पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, जो सिंध में उनको सिंध गवर्नमेंट के अंडर ले गए।
कोई तो चेक एंड बैलेंस हुए ना। अब सीईओ मुख्तार कुल है वहाँ पे, ऐसे ही है। वो अपनी 65 लाख रुपए तनख्वाह लगाए, वो 1 करोड़ 65 लाख रुपए लगा ले, उसको रोकने वाला नहीं है। 68 लाख, इसकी 68 लाख है। मैं वैसे बात करूँ, आपने बताया था 1 करोड़ 68 लाख का लगा ले अपनी तनख्वाह, उसको कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। उसके नीचे काम करने वाले एक्सियन एसडीओ क्या काम करते हैं क्या नहीं, मुझे बताएं। छोटा सा ऑपरेशन शुरू कराया अभी, चले कोई उसमें फौज का भी किरदार है, कुछ जो अभी निगरान हुकूमतें उनका भी किरदार है। कितनी बिजली चोरी पकड़ी गई और सब इनके साथ मिली भगत भी होती है। ऐसे ही हर सवाल ही माह पैदा नहीं होता। हर माह 2 दफा इनका बंदा जाके चेक करता है मीटर्स को। वो इनकी ये नहीं बता सर्विलेंस सकता कि ये बिजली चोरी हो रही है, सर्विलेंस का तार जा अंदाजा रही आप है। इस बात से लगाएं कि मीटर रीडर ने हर घर में जाना है, और जब हर घर में आपकी हर घर तक आपकी एक्सेस हो तो फिर किस तरह मुमकिन है कि अच्छा, अब आपने बिजली हो? चोरी का जिक्र कर कुछ लिया, तो चोरों ने बिजली चोरी रजी और कर ओवर दिया। बिलिंग की रोकथाम के लिए नए मीटर लगेंगे। लेस्को ने 2 अरब 10 करोड़ लागत से हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 51,000 जदीद मीटर लगाने की मंजूरी दे दी है। ये क्या है जदीद मीटर, किस तरह से ये रोक सकेंगे बिजली चोरी, राव साहब? जो पहले तो आपको बताएं कि सोलर के हवाले से जो अब पॉलिसी एक है ग्रीन मीटर्स वाली, वो तो ये दे नहीं रहे। उसके अलावा आप चले जाएं और हर सब डिवीजन में यही स्यापा पड़ा हुआ है कि हमारे पास मीटर्स नहीं है। तो जब मीटर्स नहीं है, किसी का मीटर जल गया है अगर, तो उसके बाद आप उस पर चोरी का मुकदमा बनाएंगे। जब उसने बेशक शिकायत भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी शिकायत को एड्रेस करने के बावजूद आप उस पर बिजली चोरी का कल को, और ये इसी तरह के केसेस जो आजकल ज़्यादा भी आ रहे हैं कि किसी का मीटर ख़राब है तो वो रिप्लेस नहीं किया गया, और जाके जब पूछते हैं तो मीटर्स हैं नहीं। तो दूसरी जानिब आप अब जा रहे हैं नए मीटर्स की तरफ। अब नया जो पेंडोरा बॉक्स है वो आप खोलने जा रहे हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जो हाउस इन ऑर्डर की मैं बात बार बार करता हूँ वो ये है कि आपने जो IPPs का जो सफ़ेद हाथी पाल रखे हैं, इनके साथ स्टेट को बैठना पड़ेगा। अगर आपने देखिए IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ऐसे बेरहमाना कॉन्ट्रैक्ट हैं कि करने वाले भी इसके बराबर के जुर्मदार हैं, और इसके जो कैसे वैसे बेईमाना है? वैसे मैं वैसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी बात से बात निकल रही है। बिजली बनाए ना बनाए, आप पाबंद है उनको पैसा देने। अच्छा, 1 मिनट ठहर जाए, सिर्फ इस पे 1 मिनट ठहर जाए। आपका मकान है, हाँ, आप एक किराए पर जनरेटर लेते हैं, ले लिया। अब आपने उसका किराया देना ही देना है, आप चाहे उसको चलाकर बिजली बनाए या ना किराया की बनाए, एक हद आपको ना होती IPPs है। को पढ़ना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, आपको उस वक्त जिस वक्त आपके मुल्क में 18 घंटे की हद नहीं होती है। हद मैं आपको बताता हूँ, किराया आपने तय किया था। मेरी कोई IPPs में काम नहीं है, मेरा नाम मैंने लगाई है। मैं सिर्फ आपको बताना समझाना चाह रहा हूँ, लोगों को भी समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग ये मुआहदे की बार बार बताते हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी इस मुल्क के अंदर। बिजली के लिए कोई सनतों के लिए बिजली नहीं थी, आपकी ज़राअत के लिए बिजली नहीं थी, जो कि आप डिपेंडेंट है ज़राअत के ऊपर। उस वक्त IPPs को लाया गया। ये किराए के जनरेटर्स हैं, इनको लोगों को आसान फहम में समझाएं। ये किराए के जनरेटर हैं, आप उससे बिजली बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं, आपने उस कंपनी को, उस मुल्क को किराए के नहीं है, वो उनकी अपनी मलकियत है। किनकी? उनकी भाई उन्होंने आपको किराए पर दिए हुए हैं भाई, ये उनकी मलकियत है। आपके कंट्री को। ये जो फ्यूल सरचार्ज की मद में आपको, इसलिए लिया था आपकी फ्यूल सरचार्ज की मद में जो आपको हर हफ्ते हर रोज आपको जो पैसे पड़ते हैं, इसीलिए पड़ते हैं। बड़ा सिंपल है हमारा। हम सब दोस्त देखने वाले भी होंगे, सब शायद इस बात को ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। आप एक आपको पता जनरेटर लेते हैं किराए पे, आप किराए पे जनरेटर ले साहब, उसका फ्यूल आपने डालना है, आपने लेकिन किराया पे करना है। किराया पे करना। ये सिंपल असूल है पूरी दुनिया के अंदर IPP। सर जी अब क्या बात कर रहे हैं? और आपके 18 घंटे की लोड शेडिंग, आप आए इन्वेस्टमेंट के नाम पे, आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, आपको गवर्नमेंट ने कहा जी ठीक है आप लगाएं, हम आपके साथ करते हैं, और लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम तय कर लें। अच्छा राव साहब, ये 5 साल के लिए जी हम आपको बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे राव साहब, आपने हमेशा के लिए भाई किराया और पहली बात है, किराया और चीज है आमिर भाई, किराया और चीज है। पहली बात ये जो अरबों रुपए जा रहे हैं, आप बोलते रहे जो जा रहे हैं, वो और चीज है। मुझे इससे कोई गलती नहीं। पहली बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए थे, इसको किराए के साथ में राव साहब जरा आप समझा दें, आप क्या नहीं, मैं इसको किराए के साथ एक बात कर लूं, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको हम लेकर आए थे रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है,
हम बिजली पूरी नहीं कर पा रहे थे, 18-18 घंटे की, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग थी। हाँ बिल्कुल, तो मैं हमने मुझे आपकी बात समझ आ रही है, राव साहब का पॉइंट IPPs को लेकर आए कि भाई आप आओ, आपकी मेहरबानी, आप बिजली बना के दो। अब सर्दियों में क्योंकि हमारी कंजम्पशन कम हो जाती है, हमारे जो दूसरे जराये से बिजली आती है वो भी पूरी कर रही होती है, वो कम चलते हैं, इसके बावजूद हमें उस मशीनरी का किराया आज IPPs अपनी उठा के ले जाएं, आप दोबारा 18 घंटे की लोड शेडिंग आ जाएंगे। आपने कौन सा नया डैम बनाया? हाँ 350 डैम बने हैं पिछले दौर में खैबर पख्तूनख्वा में, वो शायद आप उसकी बात करें। अब आप बात समझा दें, आप क्या कहते हैं? वो तो पेपर हाँ, से मिले। मैं ये बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आपने एक एग्रीमेंट किया IPPs के साथ, लेकिन उसकी कोई हद मुकर्रर जरूर होनी चाहिए थी, उसकी कोई कि 5 साल के लिए हम आपको करेंगे, उसके बाद आप अब क्या करेंगे? बिलियंस ऑफ रुपीज, उसके बाद आप क्या करेंगे? 5 साल के बाद ऑन सोर्स पे अपनी मशीनरी उठा के ले जाएं। क्यों ले जाएं? और हम दोबारा से इतना पैसा कमा रहे हैं, जहाँ आपको पता है सर्कुलर डेट कितना है? भाई उनको छोड़ दें, सर्कुलर डेट 3000 अरब को, इसका मतलब आप उनका पैसा देना है भाई। भाई देना है पैसा, तो 3000 अरब आपने देना है भाई। यही तो जो मैं आप बात नहीं कर दे रहा रहे हूँ उनको। कि उन मुआहिदों को आपको रिवैम्प करने की जरूरत है। उसका असर नो जायजा, और आपको पता है कि जो मुआहिदे हुए हैं, चलें लेट्स सपोज कि वो मायदा खत्म हो जाता है, फिर हम कहाँ स्टैंड करें, फिर बिजली कहाँ से आएगी? मुझे ये बात आपके पास अब 4800 मेगावाट तो पंजाब ने लगाई है ना, जिसमें बिक्की है, हवेली बहादुर शाह है, बल्लो की पावर प्लांट है, और ये जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट था अब LNG पे आ गया। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने इक्विटी डलवाकर, अपनी इक्विटी डालकर बाकी लोगों बैंक्स के साथ मिलकर ये इन्वेस्टमेंट की है ना। पूरे मुल्क में नहीं है ना राव साहब, बिजली का निजाम पूरे मुल्क के लिए है। बात सुने, अब बात को जरा मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब आपके मुल्क के जो हालात हैं, आपके पास खाने को कुछ है नहीं, और आप कहें कि बिलियंस ऑफ रुपीस इनको दे दें, टैक्स पेज का पैसा चंद लोगों को, वो आपको बिजली बना के दे रहे हैं ना भाई। भाई बिजली नहीं बना के दे रहे ना, ये अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें कि जब वो बनाएं बिजली उनको पैसे दें, जब ना बनाएं तब ना दें। मैं तो ये कैसे देंगे? कौन किस चीज का किराए पे ले लिया? आप क्यों किराए पे लिया? क्यों किराए पे लिया? मैंने आपके साथ मुआहदा किया, आपने मशीनरी लगाई, आपने बिजली बनाई, मैंने आपको पैसे दिए। आप बिजली नहीं कि आप बिजली जब आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप कंपनीज को लेके आए, उनसे कहे जनाब आप अपनी मशीनरी और लोग वहां पे रखें, जो सैकड़ों मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें भी आप दें, उस जगह का किराया भी आप दें, लेते वो उसका सारा दें। इसके बाद जब हमारा दिल करेगा हम बिजली बना देंगे, जब आप कहेंगे बंद कर दें, जब बंद कर देंगे। एक टेन्योर ना सिस्टम चलता है, ना निजाम चलता है। नहीं आप चलता है चलता है IPP सिर्फ इसके अलावा, लेकिन पढ़ ले ब्रेक में थोड़ी चीजें डिस्कस करते हैं, कुछ हालात सेटल कराने की कोशिश करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, आपने नहीं पढ़ा, मुश्किल में है। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ब्रेक में भी दोनों को एक नुक्ते पे हम नहीं ला सके, वो इख्तलाफ जो ऑन एयर था बरकरार है अभी तक। दोनों का अपना अपना पॉइंट है और किसी की राय को आप झुटला भी नहीं सकते हैं। राव साहब का अपना पॉइंट है, आमिर भाई का अपना पॉइंट है, तो हम तो दोनों की राय का एहतराम करते हैं। लेकिन अब आप लोग किस मंतक को समझ रहे हैं वो एक अलग बात है। चले जी, मैं आमिर भाई की बात को भी मान लेती हूँ, राव साहब के पॉइंट को भी मान लेती हूँ। अब दूसरी खबर जिसकी तरफ हम आ रहे हैं वो तो IPP से मुआहिदे हो गए। आमिर वो इससे भी खौफनाक है। मुझे अब दूसरी खबर के खिलाफ ये है कि चलो यहाँ तो कोई मुआहिदे नहीं ना हुए, यहाँ हम किसके मरहूने मिन्नत हैं जो हर रोज महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ओपन मार्केट में आटा 30 रुपए महंगा, कहने को हम ज़रई मुल्क हैं और कहने को हम रिकॉर्ड गंदुम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। अब इसमें वजूहात क्या हैं, अब कौन से मुआहिदे हैं, अब हमारे पैरों में कौन सी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं जो हम जो है वो आटे की कीमत बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। राव साहब देखिए, आपको भी पता है कि मुल्क में डॉलर की किल्लत है, और आपको भी पता है मुल्क में डॉलर की किल्लत है। उनको तो ना ही शामिल करें, अभी तो इख्तिलाफ उन्होंने आपसे इतना रखा है। इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं, मैं भी यही समझ रहा हूँ। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने लोगों को रिलीफ देने के नाम पे 30 करोड़ डॉलर की गंदुम इंपोर्ट की है। 30 करोड़ डॉलर की, याद रहे, सुन लें जी, 30 करोड़ डॉलर की हमने गंदुम इंपोर्ट की है इस नाम पे कि हम लोगों को रिलीफ देंगे। और वो रिलीफ ये है कि आज पहली खबर ये है कि 30 रुपये आटा जो है वो आटे का थैला महंगा है। अब इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है जो इंपोर्ट की है? चलें कोई बात नहीं, आपने 30
30 करोड़ डॉलर खर्च कर लिए, लेकिन चले रिलीफ भी तो नज़र आए। ये 3100 रुपये फी मन में पड़ रही है इंपोर्ट वाली जो गंदम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट में ये आना चाहिए ना कि 4000 वाली के मुकाबले में अगर ये आ रही है तो इसका कोई कम से कम कोई फर्क ना हो। कोई 20 किलो का जो आटे का थैला है उसमें कोई 200-250 का तो फर्क नज़र आना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं आ रहा। वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, ना इंपोर्ट करने वाले। और खबरें हम ये सुन रहे थे कि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है सिंध में, बम्पर क्रॉप है पंजाब में, बम्पर क्रॉप है केपीके में। और चूंकि फूड बास्केट कहा जाता है पंजाब को, तो इसलिए पंजाब की 40 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा, जो कि माजी में 36 लाख हुआ करती थी, उसके बावजूद वो गंदम कहाँ है। अगर हमने 30 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर भी हमने अपने कम करने हैं 30 करोड़, तो उसके बावजूद रिलीफ तो मिलना चाहिए, लेकिन रिलीफ के नाम पर कुछ नहीं है। ये कौन ये पॉलिसी साज है, ये जो फूड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, वो कर क्या रहा है। और वहाँ पर ये किस तरह से ये खबर तो हमें ये होनी चाहिए थी कि 300 रुपये आटे का थैला सस्ता हो गया जी, 3100 रुपये मन वाली जो गंदम है वो आ गई है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर तो हमने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर भी फूंक दिए और इंतज़ार भी कर रहे हैं और महंगा आटा भी खरीद रहे हैं। ऐसे ही है। ये कैसी मंतक है। और ये फैसला साज जो मुक़्तदर हल्के हैं वो कहाँ हैं। कोई रिट ऑफ द स्टेट कहीं पे नज़र आ रही है आपको। एक तरफ बम्पर क्रॉप के बाद चलें जी 4000 के हिसाब से ही आटा मिल जाए, वो नहीं मिल रहा होता। 4000 को छोड़ के आपने कहा जी हमने तो वसीतर मुल्की मुफाद में 30 करोड़ डॉलर खर्च करने और 30 करोड़ डॉलर खर्च करके हमने रिलीफ देना है आम आदमी को। आम आदमी को रिलीफ आप कहाँ दे रहे हैं। ये खबर तो ये है कि 30 रुपए महंगा है, ये रिलीफ दे रहे हैं। आपका मुफाद है या किसी और का मुफाद है, या फिर राव साहब से फिर इख्तिलाफ है? क्योंकि आप मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी से। राव साहब से मुझे दो एक चीज़ों के खिलाफ हमेशा रहता ही है, और बात करनी भी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। 30 करोड़ डॉलर जो इन्होंने बताया वो पंजाब के लिए नहीं था, और ये आटे की कीमत पंजाब की है। ये खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है, ये बलूचिस्तान की नहीं है, सिंध की नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले सिंध से खबर भी ज़्यादा उधर, अच्छा सिंध से खबर थी कि वहाँ 15 रुपये आटा सस्ता हो गया। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले खबर थी, क्योंकि मैं वो गो थ्रू कर रहा होता चीज़ को। वो जो इम्पोर्टेड गंदम आई वो पंजाब के लिए नहीं आई थी, पंजाब के पास सफिशेंट थी, पंजाब के पास सफिशेंट गंदम थी और गंदम है। अब ये कीमतें कैसे बढ़ाई जाती हैं ये आपको भी पता है कि कौन सा माफिया इसमें काम करता है। इसमें फ्लोर मिल माफिया है जिसके सदर आसिम रज़ा हैं और वो शादमान में बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, और लोगों को गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से आटे के रेट निकालते हैं, और उस आटे के रेट निकालते हैं जिसमें ज़्यादातर पानी होता है। ये भी एक आपको मज़े की बात बताऊँ, आपको 20 किलो का थैला 18 किलो का थैला है, उसमें 2 किलो पानी है, और ये वो निकालते नहीं है। ये नई बात आ गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे एक फ्लोर मिल वाले ने बताई बात। नहीं, मैं बाहर से नहीं लेके आया हूँ, ऐसा नहीं। ये एक फ्लोर मिल वाले ने मुझे बताया। प्रोपेगेंडा है ये, मेरे फ्लोर मिल वाले का प्रोपेगेंडा है, उसकी तो फ्लोर मिल है भाई। उसने मुझे बताया, कहता भाई आपको पानी दिया जाता है लेकिन आपके ऊपर आटे के नाम पर। नई बात सुन रहे, नई बात आप सुन रहे हो ना। मेरे लिए भी हैरान कौन थी कि ये कैसे है। सारी जिंदगी आटा समझते हैं, और उसमें पानी भी है, समझा दें, देखने वालों को भी समझा दे राव साहब। देखिए गंदम जब पीसी जाती है तो उसमें पानी शामिल किया जाता है, वो एक ख़ास मकदार का पानी है, क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ खाली गंदम को चलाएंगे तो वो हीटअप हो जाएगा, उसकी जो मशीनरी है वो गर्म हो जाएगी। अगर आपने कभी इधर राव साहब को पता नहीं इत्तेफाक हुआ है कि नहीं हुआ, जितनी ये बड़ी फ्लोर मिल्स हैं उनके अंदर साथ में एक पानी का पाइप होता है, हाँ, जिसमें एक ख़ास मकदार में गंदम में पानी शामिल किया जाता है, और जो कमबख्त बेईमान 2 नंबर लोग होते हैं उसमें पानी की मकदार को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। जो पूरे आटे में आपको उस तरह से तो आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्वालिटी जो है आटे की, आप अक्सर देखें, जो मेरे देखने वाले हैं, आप कुछ घरों की रोटी खाएं, कुछ देर के बाद वो काले रंग की हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि उसके आटे में पानी की मकदार ज़्यादा होती है। अच्छा। ये रंग इसलिए बदलता है। और कुछ आटा जो है अगर प्योर गंदम का है तो वो आपको गंदम रंग का ही रोटी देगा। अब ये क्योंकि राव साहब जैसे अमीर लोग जो हैं वो थैले का आटा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। नहीं, आप अमीर नहीं हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो फिर अल्लाह का शुक्र अगर आप है, अमीर अमीर की देखिए, बात- अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र आप मुझे है बताया कि फैले का अल्लाह आटा इस्तेमाल करते हैं, चलो सच बोलना। नहीं मैं नहीं करता। अब जो लोग चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं उनको ये इस बात का पता ही नहीं है कि क्वालिटी ऑफ फ्लोर जो है, ये आटा जो है वो क्या है। मैंने आपको बताया कि मैं एक फ्लोर मिल मालिक से ये बात सुनकर 10 मिनट बाद वो आप खा नहीं सकेंगे। खा नहीं सकेंगे। 10 मिनट बाद आप खा नहीं सकेंगे। उसने मुझे जब ये बात बताई, उसने कहा ये बेईमानी है जो की जा रही है, और इस बेईमानी आपके के सर रेगुलेटर्स पर किधर है? अगर ये बेईमानी हो रही है, ये आपकी बात अब आ जाए आपकी आपकी बात गंदम मान, की। रेगुलेटर्स किधर है? अब आ जाए आपकी गंदम की। महकमा खुराक क्या कर रहा है? बिल्कुल वन शुक्र है। लाइनर मुझे wind महकमा up खुराक करना ने है। क्या अब इसका पंजाब रेट के ऊपर नीचे- कर्ज चढ़ाने का अब ठेका इसका लिया रेट नीचे आना होगा। ये इसकी चाहिए था। जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी क्योंकि महकमा स्मगलिंग खुराक की बंद हो है। गई है। आटा अफगानिस्तान जाता था, आटा और गंदम दोनों जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो और महंगा हमारी हो रहा इतला के मुताबिक तो ये है कि गंदम की जब फसल तैयार होने लगती है मैं इसका तो काउंटर जवाब अफगानिस्तान से जरूर लोग दूंगा। गंदम खरीदने के लिए आ जाते हैं। आप काउंटर जवाब दें या मैं ना आप दें, इसको मैं तो इसका बात वाइंड कर अप रहा की हूँ। तरफ जरूर जाना दे रहा है। हूँ। इन चीजों से आवाम को कोई लेना देना नहीं। हर रोज आटे का रेट बढ़ रहा है, आवाम का ये पंजाब को लेना चाहिए। इसको कंट्रोल करना चाहिए। इस पर पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है जी। डिस्टेंस मेंटेन जरूर रखें, ब्लैक ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं। यही बुनियादी SOPs हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है, वजीर आला पंजाब गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड पहुंचे और वहां पर एक भी टीचर मौजूद नहीं था। सख्त बरहमी का इजहार किया। आए थे किसी और मकसद के लिए गए थे और वहां जाके मसला कोई और सामने आ गया। वक्त कम है, देखो वक्त कम है तो सरकारी स्कूल का दौरा करना चाहिए, और सिर्फ लाहौर में नहीं, ये लाहौर अच्छा से नाम बाहर का भी स्कूल था देखें। वैसे। बहुत अच्छा काम है। और दूसरा, खुदारा आप कंट्रैक्ट पे टीचर्स ना रखें, इलेक्शन कमीशन से कहें कंट्रैक्ट पे मुलाजमीन रखें। जो मुस्तकिल टीचर्स हैं उनको पढ़ाने दें। आप कभी टीचर से आप कभी सेंसस का काम ले रहे होते हैं, मर्दमशुमारी का, कभी आप अपडेशन हो रही इलेक्शन है, का काम वोटर ले हाँ, रहे होते उनकी हैं। ड्यूटियां इधर उधर लग रही ये होती जिस काम के लिए रखे गए इनसे वो काम ले, उसके लिए सख्ती करो। महकमा तलीम खुदारा बाहर निकले, ये पैसे बनाने की एक वो सही कहा उन्होंने। सरकारी स्कूलों पे तो किसी को इत्मीनान सारे नहीं रहा, लोग अफसरान अपने जो है बच्चों को सिर्फ नहीं पैसे था। बनाने में है। क्योंकि इन priority सारे एक हल है जी, राव साहब छोड़ उनके बाद टाइम थोड़ा है। ये निगरान वज़ीर आला तमाम महकमा तलीम के अफसरान से कि अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल करा दें, कल ही मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही बात की है। पायलट स्कूल का नामवर जो एक स्कूल है। तारीखी पर्सपेक्टिव भी है, इस स्कूल में बहुत इसका जो नताइज भी हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन ये निगलेक्टेड है काफ़ी अरसा से। और अब आप सूरत हाल ये देखें कि 1650 स्टूडेंट हैं और सिर्फ टीचर 12 कितने असातिज़ा हैं। हैं? 35 इलेक्शन ड्यूटी कैसे पढ़ाते होंगे? इलेक्शन ड्यूटी से मुराद ये है कि आजकल चूंकि इलेक्शन कमीशन का जो अपडेशन का, वोटर लिस्टों के अपडेशन का काम एक हो रहा है, मिनट उसके राव ऊपर साहब। उस पर काम हो रहा है, इसलिए वो लग रहा है। लेकिन इस पर राव के लिए पाबंदी, कम है। इस पर ज़्यादा पाबंदी बढ़ाएं लगनी टाइम। चाहिए। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं उनकी जो खाली असामियाँ हैं, जुनैद की खबर प्रीवियस वीक में मैं देख रहा था, तकरीबन 65,000 समथिंग जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, उनको फिल करें। इलेक्शन और कमीशन में जाने नहीं चाहिए राव साहब, इनको उस्तादा का क्या काम है इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। असातिज़ा असातिज़ा का काम की पढ़ाना ड्यूटी है, नहीं है, असातिज़ा का बिल्कुल। काम पढ़ाना है। और आपको महकमा तलीम के अफसरान के बच्चे करा दें सरकारी स्कूलों में। जदीद सही दौर है। ये है, हॉस्पिटल्स जदीद वाला gadgets में हालात आप है। करें। सीएम साहब ने एक लेकिन स्कूल का दौरा किया है, तालीम और बाकियों का सेहत, करेंगे इससे भी अब तालीम और सेहत निगलेक्टेड है। और इसमें सबसे बड़ी हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आप देख लें कि तमाम इदारे जो कल के बच्चे थे, प्राइवेट इदारे, वो बिलियन बात सिर्फ वहीं आ गई। आमिर भाई ने कहा ये तमाम लोग अपने बच्चे और सरकारी बहुत स्कूलों सारों में से करा तो दें, सवाल तो भी हो रहे हैं वहाँ कि पर हालात आपने बेहतर हो यूनिवर्सिटियों से, तालीमी इदारों से इतना पैसा कमाया, मुल्क के लिए क्या किया? ऐसे ही है। थैंक यू ऐसे सो सवाल मच। भी हो रहे हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, मौसम की सूरत हाल डिस्कस करनी है। अच्छी तब्दीली मौसम में आ रही है। इस अच्छी तब्दीली को हम किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, वबाओं से महफूज रह के। मौसम कैसा रहेगा 24 घंटे के दौरान, टुडेज वेदर में देखेंगे। कोमल इस वक्त हमें बाहर से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। कोमल, आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो दिन ढलने के साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि लाहौर में मौसम जो है वो बेहतरी दिखा रहा है। हवाएं चल रही हैं और परिंदों की चहचहाहट के साथ पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। पत्ते जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाहौर शहर में जो है वो अपना राज भी दिखा रहे हैं और खूबसूरत सा मंजर भी पेश कर रहे हैं। वहीं दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर आज इस वक्त जो है तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, लेकिन हवाओं का सिलसिला वक्त से शहर लाहौर के मौसम में तब्दीली का सबब बनेगा।
लाहौर के वासी जो है लाहौर की इस फिज़ा को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। सुबह के औकात में जो है ख़ासतौर पर मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जाता है, हवाओं में खुनकी महसूस की जाती है। दोपहर में थोड़ी सी सूरज की किरणें जो है वो लाहौर के वासियों को तंग करती हैं, जिसकी वजह से लाहौर के वासी जो है वो इस मौसम के बदलते रंगों और बदलते मिजाज के साथ खुद को जो है वो ढाल नहीं पाते और थोड़ा सा जो है वो महसूस करते हैं कि अभी मौसम सरमा में को आने में जो है वो देरी है। तो अगर बर वक्त मौसम सरमा भी आ जाए तो लाहौर के वासी जो है वो इस फिज़ा को मज़ीद खुशगवार मज़ीद मुनफरिद अंदाज में इंजॉय करेंगे। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतालिक तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतालिक फिलहाल कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही। लिहाजा इस मौसम में जो है लाहौर के बासी सुबह की वजह से भी फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने अपने अंदाज में लाहौर की फिज़ा को एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। ब्रेक के बाद हम आएंगे, दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से मुलाकात कराएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत अहम टॉपिक की गुफ्तगू करने वाले हैं। अहम टॉपिक भी और मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत भी है कि इस पर डिस्कशन की जाए, मैक्सिमम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अवेयरनेस की जहां बात की तो अवेयरनेस के पेश नज़र ही आजकल आप किसी को कॉल करें तो आपको जो बेल एक सुनाई देती है वो क्या है जी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से उस टोन को भी लगाया गया है। सो अवेयरनेस का एक ये भी पार्ट है कि जब आप किसी को कॉल करें आप इस मैसेज को सुने, आप उसको याद रखें कि आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस के लिए इस महीने को मुख्तस किया गया है, मनाया जाता है। आज के इस शो का मकसद भी अवेयरनेस ही है, आपको आवाम में ये शऊर बेदार करना कि इसमें कोई झिझकने वाली, कोई शर्मो हया वाली बात नहीं है। कैंसर एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि बढ़ता चला जा रहा है और ब्रेस्ट कैंसर की जो एक रेशो है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसके लिए कुछ चीदा बातें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको बर वक्त मुआयना अपना करते रहना है चेस्ट का, और फिर आपको बर वक्त डॉक्टर के पास भी जाना है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं कि इसका तरीक़ेकार क्या है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपने अपनी स्किन को हाथ लगा के देखना है, कहीं पर आपको गैर मामूली तौर पर कोई गिल्टी नज़र आती है तो आपने डायग्नोज के लिए मेमोग्राफी करानी है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता, लेकिन आज के शो में हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करें। इसके लिए पिंक रिबन कैंपेन शुरू की गई है। अब ये पिंक रिबन कैंपेन है क्या, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये अवेयरनेस के लिए किस तरह से काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। उमर आफ्ताब जो कि CEO पिंक रिबन है हमारे साथ मौजूद है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत एक अच्छा कदम है जो कि आप लोगों ने उठाया है पिंक रिबन कैंपेन को लेके। सो ये कैंपेन है क्या, इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है? देखिए, जो कैंपेन है इसका मकसद ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी आगाही पैदा की जाए, क्योंकि जितने भी कैंसर जिस्म में होते हैं ना जी, ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें जो बचने के चांसेस हैं वो 95% से ज़्यादा। तो ये अच्छा, फिर एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो यानी हर 9 में से एक खातून को पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। अच्छा, ऑन दी अदर एंड अगर हम साथ इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो 22 में से 1 है। यानी क्या ऐसी वजह हुई कि हम ये पिछले 75 साल में हम एक ही खिता है, एक ही तरह की हमारी इन्वायरमेंट है, एक ही तरह के हम लोग हैं, क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो 3 गुना जो है वो बढ़ गया? अच्छा, फिर उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल, पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज है वो 35 साल। और हैविंग सेड दिस, हम अब ये भी देखते हैं कि बहुत सारी यंग लड़कियां जो कि 17, 18, 19 ईयर्स की एज में जो है उनको भी अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब उसमें बज़ाहिर ये समझा जाता था कि जी जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं उनको सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर होता है, या ये फैमिली हिस्ट्री हो तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। बट हम ये देख रहे हैं कि जो अभी जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं उनमें जो नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं वो नहीं हैं। और इसके साथ जो अब बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बता रही हैं
कि जो अगर हम 40% जो कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। यानी कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारी खुराक है, अगर हम उसको ठीक करें, और ख़ुराक में ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो जिनमें हार्मोन्स हैं, जिनमें स्टीरॉइड्स हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चिकन की फीड में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दूध के लिए भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल, तो ये जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, और ख़ास तौर पे ये फ़ीमेल हेल्थ के लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह हैं। और अगर आप ये देखें कि पिछले चंद सालों में ख़वातीन में जनरली भी हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं, और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये एस्ट्रोजन लेवल को इफ़ेक्ट करता है, और एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। सो ये वो चीज़ें। अच्छा जी, अब हमने आना है कि अभी भी हम जितनी मर्जी ये बात कर लें कि माशरा बहुत तरक्की कर गया है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को एक वो झिझक वाला लेवल है ना हमारी सोसाइटी में अभी भी है। लोग डिस्कस करते हुए परेशान होते हैं, लोग इलाज कराते हुए परेशान होते हैं। यही एक रीज़न है कि वो अर्ली डायग्नोस वाली जो हमने बात की है वहाँ तक हम आते ही नहीं हैं। सो डिस्कस करना, अवेयरनेस, और लोगों को बताना कि ये बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, इसका इलाज तो अल्टीमेटली कराना ही है आपने, इस तरफ लोगों को लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो इस कैंपेन का मकसद क्या ये है कि बड़े लेवल पे इसको डिस्कस किया जाए, वो एक झिझक वाला फैक्टर ख़त्म किया जाए? ऑफ कोर्स जी, जब हमने ये कैंपेन शुरू की तो शुरू में तो इस इशू के ऊपर बात करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यानी हमें बहुत सारे फोरम्स के ऊपर, बहुत सारी जगह पर तो हम इस इशू पे बात ही नहीं कर सकते थे। इवन जब हमने कैंपेन शुरू की तो उस वक्त जितने टीवी चैनल्स हैं उन पे ब्रेस्ट का वर्ड जो है वो नहीं दिया जा सकता था, इस तरह की सिचुएशन थी। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी अब तो काफ़ी कैंपेन चल रही है तो बहुत फ़र्क पड़ गया। अभी भी देखें, हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में 70% ख़वातीन जो हैं वो 3rd स्टेज पर रिपोर्ट करती हैं। अभी सिर्फ ये हुआ कि ये जो 20 साल की पिंक रिबन की जो एफ़र्ट है उससे कम से कम हम इस इशू पे बात कर रहे हैं। हम अक्टूबर में इस पे बार बार बात करते हैं। आपने जैसे रिंगटोन की बात की, ये हमने देखा है कि ये बहुत एक इफ़ेक्टिव मीडियम साबित हुआ, क्योंकि किसी भी पाकिस्तान के कोने में, कोई गांव देहात, किसी भी जगह पे मोबाइल फ़ोन जो है वो हर एक के पास है और वो सुना जा रहा है। इवन आपके घर में मुलाजिम भी हैं तो उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, यानी हर किसी की रसाई इस तक है। बिल्कुल, तो ये एक ऐसी, ये अब ऐसा मैसेज है जो मतलब इस वक्त हर एक तक जा रहा है। देखिए, हमारी जो कैंपेन है इसकी सक्सेस जो है वो उस वक्त होगी जब इस सब के साथ जो ख़वातीन घर बैठी हैं वो एक्चुअली अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगी, और वो किसी भी सिम्टम के साथ जो है वो निकल के हॉस्पिटल आएंगी। अब जैसे मैं अगर लाहौर की बात करूं तो हमने बहुत सारी पिछले सालों में जो एडवोकेसी की, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में तकरीबन कोई 18 के करीब मैमोग्राम मशीन्स इंस्टॉल की, जिनमें से 5 के करीब जो हैं वो लाहौर में हैं। अब वो मैं कुछ अर्सा पहले जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जी कि आपके कहने पे मशीनें तो हमने लगा दी हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही। अब लाहौर में जनरल हॉस्पिटल में मैमोग्राम मशीन है, सर्विसेज हॉस्पिटल में मैमोग्राम मशीन है, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में मैमोग्राम मशीन। अच्छा, पिंक रिबन का अपना डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त कोई ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया। वहाँ पे हमारी OPD चल रही है। हम इस वक्त जो फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बट अभी भी हम ये देख रहे हैं कि सब के बावजूद ख़वातीन जो हैं वो निकल के अपने आप को, अच्छा, और फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए 3 बड़े बेसिक जो है वो अर्ली डिटेक्शन के तरीके हैं। पहला तरीका, जैसे आपने कहा कि जी सेल्फ एग्जामिनेशन है। अब उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको घर से बाहर नहीं जाना, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने हर महीने 1 दिन अपना खुद मुआयना करना है। अगर आपको कोई गिल्टी फील हो तो उसको आपने सीरियसली लेके डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि आप जो 20 साल की एज से ऊपर कम से कम 3 साल में एक दफ़ा किसी भी डॉक्टर से, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी फीमेल GP से आप अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवा लें। और फिर ये कि 40 साल से ऊपर जो है वो आप 2 साल में एक दफ़ा मैमोग्राम जो है वो करवा लें। और इन स्टेप्स पे बात करने का मकसद ही ये है कि आप, और अब अच्छा, फिर जनरली पहले कुछ अर्सा पहले ये होता था ख़वातीन में, हम देखते थे कि बहुत ये खौफ था कि अगर
ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया तो छाती को काट दिया जाएगा। अब इस वक्त जो सर्जरी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप अर्ली डायग्नोज अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो वो जो छोटा सा पोर्शन जहाँ पे कि कैंसर है सिर्फ उतने हिस्से को ही निकाला जाता है और वो भी बाकी उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर छाती को रिमूव करना पड़े तो उसको भी रिकन्स्ट्रक्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो वो लेकिन इस सारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ख़वातीन को अपनी सेहत के लिए और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है वो आगाह अर्ली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस पर काबू भी पाया जा सके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ये पिंक रिबन कैंपेन जो है इसको किस तरह से फैलाया जा रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इसको हिस्सा बनाया गया है? और इस कैंपेन का हिस्सा क्या सर ये चीज़ें भी हैं कि हमने कुछ सिम्टम्स के साथ साथ हमने लाइफस्टाइल चेंज की तरफ भी जाना है, मॉडिफिकेशन की तरफ भी जाना है, लोगों को बताना है कि ये चीज़ें जिनसे आपको दूर रहना है? जी बिल्कुल, एक तो ये कि हमारा एक काफ़ी बड़ा यूथ प्रोग्राम है क्योंकि और हम पूरे पाकिस्तान में अभी एज़ वी स्पीक इस वक्त भी हमारा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोग्राम चल रहा है। हम हर साल तकरीबन 200 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और इस साल हमारा टारगेट ये है कि हम इंशाल्लाह 300 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे इस अवेयरनेस के लिए। अच्छा, और ये हमने ये देखा है कि ये जो यूथ प्रोग्राम है ये सबसे इफ़ेक्टिव इसलिए है कि जब हम एक यंग स्टूडेंट को अवेयर करते हैं तो वो सिर्फ एक तो वो स्टूडेंट के लिए एक लाइफ लॉन्ग वो मैसेज होता है, दूसरा ये है कि वो उसके घर में उसकी वालदा, उसकी बड़ी कोई बहन और जो अजीज़ है उन तक भी ये मैसेज जाता है, तो ये एक बड़ा मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ये कि जैसे बिल्कुल मतलब अब बहुत अरसा तो पिंक रिबन का जो मैसेज था वो अर्ली डिटेक्शन के ऊपर था। अब इस साल की जैसे हमारी जो कैंपेन है वो उसकी थीम है बिकम अ बेटर यू, और इसमें हम फोकस कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, वेल बीइंग के ऊपर, क्योंकि एक तो ये है कि हम अर्ली डिटेक्ट करें, उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपनी ईटिंग हैबिट्स बेहतर कर लें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बेहतर कर लें और फिर मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर करें, तो ये चीज़ों से कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से 40% जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी होती है, ये एक बीमारी है, हमें इसको बीमारी के तौर पे ही लेना है। ये जो इसके गिर्द जो टैबू है हमें इसको ख़त्म करना है, और आपको अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ फील होती है तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर पे जाना चाहिए। बिल्कुल, और बर वक्त तशख़ीस से इलाज जो है वो खासा आसान हो जाता है, तकलीफ़ कम हो जाती है और चांसेस आपकी लाइफ सेफ होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आगे बढ़ेंगे और सेगमेंट का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको बतानी है जी आज की रेट लिस्ट, और रेट लिस्ट के लिए हम सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव। अपने शो में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान जो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनसे आपकी मुलाकात करानी है जी। मियाँ रिजवान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सदर पाकिस्तान डॉज बॉल फेडरेशन हैं। आयशा काजी ने ज्वाइन किया है, डॉज बॉल प्लेयर हैं। अब ये गेम है क्या, इसके कुछ दाव पेज और इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी खेल की इन सरगर्मियों का हिस्सा बने। रिजवान साहब को खुश आमदीद कहेंगे जो कि हमेशा से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए क्रिएट करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आयशा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमने स्पेशली बात करनी है डॉज के हवाले से। ये है क्या, हमारे नाज़रीन को पहले इस गेम के बारे में बताइएगा। बेसिकली ये जो गेम है ना, ये तकरीबन 2000 ईयर पुरानी गेम है। बचपन में आपको पता होगा हम खेलते पिट्ठू गोल गरम खेलते थे ना हम ये उसी की एक किस्म की ना एक वो लड़ी है इसके ऊपर। सही। जबकि कई सालों पहले ये पत्थरों से खेली जाती है, पत्थरों के साथ। अच्छा। ये एक दूसरे को हिट करते हुए, उसके बाद फिर इंसानों की खोपड़ी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर फॉर्म टाइप बॉल आ गई, कपड़े की बॉल आ गई। हर दौर में इसकी हर दौर में ये आस्ता आनी शुरू हो गई। तकरीबन कुछ 10 साल पहले ये गेम आ गई फॉर्म बॉल में। एक फॉर्म बॉल है, एक ये फैब्रिक है। सही। ये दो किस्म की फैब्रिक, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और जो फॉर्म बॉल है वो भी ताइवान मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, ये कौन सा बॉल? ये फैब्रिक बॉल है। फैब्रिक बॉल इसमें ना 3 साइज होते हैं, 5 इंच,
6 इंच एंड 7 इंच। ठीक है। 7 इंच है सीनियर के लिए ना। ठीक है। इसके बाद 5 जो है वो अंडर 18, फिर जो 5 बाकी साइज है वो बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त पाकिस्तान में इसको पूछा कोई नहीं था पहले, हाँ बिल्कुल। लेकिन जगह स्कूलों में कॉलेजों में तो बच्चे खेलती थी, लेकिन जो प्रॉपर जो है ना अंडर द अम्ब्रेला वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से मैंने वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर। अभी डिफरेंट हमने एसोसिएशन बनाई है, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपे की, एजे के और गिलगित में पूरी एसोसिएशन बन रही है सही। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ एशिया का। अच्छा, ये भी that's अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को इलेक्शन हुई है एशिया का, उसमें एज ए मैं वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ हूँ। इंटरनेशनल में तकरीबन ये 109 कंट्रीज़ हैं जो ये फॉर्म बॉल और फैब्रिक बॉल से ये गेम होती है। ठीक है। इसकी फील्ड ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसका सही होता है 18 मीटर बाय 9 मीटर, 2 हाफ होते हैं इसके, और 40 मिनट का मैच होता है। ठीक है। 20 मिनट का हाफ होता है ये वाला, और टोटल 6 बॉल होती हैं। ठीक है। सेंटर में 6 बॉल और 6 प्लेयर एंड 6 प्लेयर, ठीक है। और 3 बॉल एक टीम में पिक करने होते हैं, हाँ, 3 दूसरे में पिक करने होते हैं, और एक दूसरे को हिट करना होता है। अगर बॉडी को टच हो जाए तो वो प्लेयर फील्ड से बच जाता है। अच्छा अच्छा। अगर बॉल टू बॉल हिट हो जाए तो वो लाइव रहेगा। ठीक है। अगर मैंने कैच कर लिया बॉल ये वाला, तो जो मेरा प्लेयर बाहर गया हुआ था वापस आ जाएगा। सही। ये इसमें बड़ी मज़ेदार गेम है ये वाली। इंटरेस्टिंग है, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। फिर हम ना अभी एशिया कप हो रहा है और पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम टीम मिक्स टीम भी और दूसरी टीम भी जा रही है। 16 नवंबर को जा रही है सिंगापुर। ठीक। ये भी एक बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए नो डाउट कि नई गेम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं। तो इसमें हमने बाकायदा सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया हुआ है। सिंध में भी सिलेक्शन होगी, KPK में, इस्लामाबाद में, पंजाब। प्रॉपर हम चाहते हैं कि जो बच्चे बच्चियां इसमें खेलना चाहती हैं वो बिल्कुल आगे हैं खेलने। ये एक तो बड़ी एक्टिव है क्योंकि डोज देना है, हाँ जी आपने बॉल को डोज देना ना, बिल्कुल। तो वही खेलेगा जो एक्टिव होगा, फिट होगा, तो वही और मेरे खेलेगा। ख्याल से ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि सबको एक्टिव और फिट होना है, और इसके लिए आपको इन खेलों की सरगर्मियों का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरी भी है अगर आप तंदुरुस्ती चाहते हैं। आयशा की तरफ आएंगे। आयशा, आप कैसे इस खेल की तरफ आई और कितना इंटरेस्टिंग लगा और सीखने में कितना टाइम लगा? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्पोर्ट्स है। आपको जैसे बताया रिजवान साहब ने कि 6 वर्सेस 6, तो 3 एंड 3 बॉल्स का होता है एक्सचेंज। इसमें जो थ्रो कर रहा है वो भी एक्टिव है, जो जिसको बॉल लगना है या जिसने बचना है वो भी एक्टिव है, और जिसने आगे से बॉल कैरी करना है वो भी एक्टिव है। सो ऑन द फील्ड सब एक्टिव हैं। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे अभी रिजवान साहब ने बताया कि आप इसमें जब कैच करते हैं तो आप जो आउट प्लेयर है उसको अंदर लेके, कोई ऐसी स्पोर्ट्स मेरा ख्याल नहीं है जिसमें कि जो बाहर चला जाए प्लेयर वो वापस आ जाए। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस गेम। और मुझे खेलने का शौक़, क्योंकि मैंने 9 इयर्स दिए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में काम किया एज ए टीचर को इंस्ट्रक्टर, तो वहाँ पे ये खेली जाती है। ये स्पोर्ट्स को बच्चे बच्चियाँ, क्योंकि एक सर्कल बना लिया और उसमें बच्चों को जी चलें जी, तो शॉर्ट टाइम में बेहतरीन एक्टिविटी, फिजिकली रन भी है, थ्रो भी है, कैच भी है, रिफ्लेक्सेस भी हैं, एजिलिटी भी है, काफ़ी कुछ है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एरियाज बड़े नहीं होते, बड़े बड़े ग्राउंड्स नहीं होते, तो छोटी छोटी फील्ड के अंदर ऐसी एक्टिविटी हम डिज़ाइन करते हैं। मुझे लगता है इसी तरह से करते करते ये एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स बन गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, हर बच्चे के लिए इजी टू लर्न है, सीख सकते हैं? वेरी इजी, मतलब लाइक आप जब बच्चा जिसको हम बॉल एक्टिविटी करवाते हैं, तो बॉल जब उसको हाथ में देते हैं या तो उसके पाँव में होता है तो वो किक करता है, हाथ में होता है तो थ्रो करता है। बिल्कुल। सो इट्स अ बेसिक। सो जिसने आगे खड़ा है उसने बॉल को कैच करना है। सो इट्स अ वेरी कैच एंड थ्रो, इट्स अ वेरी बेसिक्स यानी ऑफ द बॉडी, यानी कि उसने थ्रो करनी है और एक ने कैच करना है। बिल्कुल। और जिस तरह से गेम के तमाम लोग बताए ना एक्टिव होते हैं, इसमें ना सिर्फ आपकी बॉडी हलचल कर रही होती है, आपका माइंड उस टाइम फील्ड में होता है, तो आप हर लिहाज से एक्टिव होते हैं। रिजवान साहब, हमने स्पोर्ट्स की प्रमोशन पे काम करने हैं, आप इसमें बहुत हमने एक्टिव नज़र आते हैं, और ये एक नया खेल मैं तो कहूँगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे भी उस तरह से नई लोगों को पता। तो वो पेरेंट्स जो कि किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल, पहले भी आपको पता है कि मुख्य मैंने मैसेज दिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्योंकि आजकल जो एनवायरनमेंट है, एजुकेशन का एनवायरनमेंट बड़ा टफ है। तो जब बंदा स्पोर्ट्स में आता है, एक तो उसका अवेयरनेस बड़ी हो जाती है, फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंडशिप भी चीज़ें आती हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को निकालें, मोबाइल केबल से निकालें और बच्चों को फील्ड में लेके आएँ, ताकि फील्ड में लेके आएंगे हमारा जो माशरा एक्टिव रहेगा, तो
हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। आज के बाद इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, क्यों? बच्चे एक्टिव नहीं है, बच्चों ने वही पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, वो खा के ना उन्होंने मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना है। ऐसे ही तो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स सरकार तरह के बच्चों को फील्ड में लेके आए। बिल्कुल, वो ये गेम बहुत करवाएं, ज़रूरी है। वो गेम करवाएं। हर एज ग्रुप का खेल सकता है कि सिर्फ हमने बच्चों पे ही फोकस करना है? नहीं, इसको क्योंकि कोई भी एज का खेल सकता है, फीमेल्स खेल सकते हैं, मेल्स खेल सकते हैं, और इट्स मिक्स एक कॉन्सेप्ट भी है जिसमें कि 2 and 3 वर्सेस होते हैं, कि 3 लड़के 3 लड़कियां और 3 खवातीन या 3 मेल, तो इस वेरी फॉर एवरी एज। ठीक है, इसमें कोई एज की लिमिटेशन नहीं है। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे मुझे तो इसकी ये अच्छी चीज़ लगी है कि ऐसी कोई स्पोर्ट्स मैंने खुद 3 से 4 स्पोर्ट्स खेली हैं, बेसबॉल, क्रिकेट, कोई भी फील्ड से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ दिस गेम कि आप इसमें अपने प्लेयर को वापस भी लेके आ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, यानी माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है इस गेम को खेलने के बाद, एक पॉजिटिविटी आती है। और मेरी तमाम जो पेरेंट्स हैं उनसे ये है कि आप अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिव करें, और डॉज बॉल एक शॉर्ट एरिया गेम है और एक हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इसकी तरफ लेके आएँ। स्कूल्स में ये अवेलेबल हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करेज करें कि वो अपनी स्पोर्ट्स के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व हो। जिन स्कूल्स में नहीं है उन स्कूल्स के मालिकान को चाहिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। अगर वो चाहते हैं कि बच्चा उनका क्लास में अच्छा परफॉर्म करे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सर, छोटा सा मैसेज। मैं तो ये कहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को फील्ड में लेके आए। फील्ड में लाएंगे तो हमारा माशरा बेहतर होगा। वो किसी की फैमिली को कोई भी मेरी बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को फील्ड में लेके आना है, कोई प्रोग्राम देना है, कोई प्लानिंग देनी है, हम रेडी उसके लिए। तो मैं पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी मेरे पास आए मैं उसकी हेल्प करूँ। बिल्कुल। सो इसके लिए रिजवान साहब की खिदमत अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।